हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है मोशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि मोशन होता क्यों है। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में समय के साथ साथ चेंज क्यों आता है। ठीक है, मोशन का कॉज क्या है। जैसे हमने पहले अभी मोशन पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे मोशन का कारण क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन क्यों करता है या उसकी वेलोसिटी में समय के साथ साथ बदलाव क्यों आता है। तो उस पर हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो उसे मूव करवाना है हमें, या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में, उसे रोकना है, मतलब मोशन में लाना है चेंज अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। अब ये जो पुश हिट और पुल जो है, ये है क्या, ये सब क्या है, फोर्सेज है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ एफर्ट लगा रहे हैं। कोई भी चीज़ स्टेशनरी है तो उसको मूव करवाने के लिए हमने क्या लगाया, एक एफर्ट लगाया। ठीक है, वही एफर्ट जो है, वो एफर्ट क्या है हमारा, मस्कुलर एफर्ट, हमने अपने मसल्स से एफर्ट लगाया, तो वही क्या है, हमारा फोर्स है। अब वो जो फोर्स की बात हम कर रहे हैं, अब ये फोर्स को क्या हम देख सकते हैं? नहीं। हम फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं या उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। फोर्स के इफेक्ट को फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, पर फोर्स को नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फोर्स के बारे में, कि पुश और हिट और ये पुल किया हमने किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, मोशन में लाने के लिए, या किसी भी मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो उसे रोकने के लिए, उसकी स्पीड को घटाने के लिए, या हो सकता है उसकी स्पीड को कभी बढ़ाने के लिए भी, तो हमने लगाया फोर्स। अब फोर्स से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो फोर्स कैन चेंज, फोर्स की वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है फोर्स लगने की वजह से। दूसरा, फोर्स लगने की वजह से हमारे किसी के भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आएगा। तीसरा, फोर्स लगने की वजह से किसी की भी शेप चेंज हो सकती है। और चौथा, फोर्स लगने की वजह से किसी का भी साइज भी चेंज हो सकता है। तो फोर्स जो होता है, तीन चार चीज़ों को हमारा चेंज कर सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सेकंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, थर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, फोर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी वो चेंज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्प्रिंग है हमारी, ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग थी। अब मैंने इसमें लगाया फोर्स, मैंने इसको फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिया। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो ये पास पास हो जाएंगे, और इसका जो है शेप चेंज होगी। मतलब मैंने फोर्स लगाया तो शेप चेंज हो गई। जैसे एक बॉल है, उसकी पहले शेप ये थी, पर मैंने क्या कर दिया, उसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने से होगा क्या, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अगर मैं उसे कंप्रेस कर दूंगा तो उसकी शेप चेंज होगी कंप्रेस करने से। मतलब जो लगा रहे हैं क्या, फोर्स, तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज को बदल सकता है, और साथ में डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इन्हें भी चेंज कर सकता है। तो ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, सिंपल सा। नेक्स्ट चीज आते हैं चैप्टर में, दो तरीके के फोर्सेस हमें पढ़ने हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो नाम से ही पता लग जा रहा है कि बैलेंस फोर्स क्या होगा और अनबैलेंस फोर्स क्या होगा। तो बैलेंस फोर्स से शुरू करते हैं हम अपना। और बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में इस तरफ को हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ को भी इसे खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और इस तरफ को भी फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू में वैल्यू बोल देता हूँ कि यहाँ पर 5, ठीक है, फोर्स नापते हैं न्यूटन्स में, आगे आ जाएगा। तो 5 न्यूटन का फोर्स मैं इस तरफ को लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स मैं इस तरफ को लगा रहा हूँ। अब ये न्यूटन है फोर्स की ऐसा यूनिट, ये आगे आ जाएगा जस्ट अभी। तो ये मैं 5 मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर लगा रहा हूँ, 5 के ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर लगा रहा हूँ। तो जितना फोर्स उस डायरेक्शन में है उतना फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर मूव करेगा ना इधर। ऐसे तरीके के फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, दैट आर नोन एज द बैलेंस फोर्स। ऐसे कुछ दिखते हैं। और बैलेंस फोर्स की खासियत ये है कि बैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में कोई चेंज आता नहीं है।
बैलेंस फोर्स कितने भी लग जाए पर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन ले रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा, उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके रेस्ट में भी चेंज नहीं आता बैलेंस फोर्स की वजह से। क्योंकि नेट फोर्स, टोटल फोर्स अगर हम देखें, टोटल फोर्स तो इस केस में क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। टोटल फोर्स तो इस केस में क्या है, हमारा जीरो है। तो ये था बैलेंस फोर्स, सिंपल सा। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अनबैलेंस फोर्स, ये भी नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाए होंगे वही अनबैलेंस फोर्स होंगे। जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट अब हमने लिया, इस बार हमने इस तरफ जो है 10 के मैग्नीट्यूड का मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाया और इस तरफ लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स। तो हमें दिख रहा है कि इस बार फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में तो है पर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम देखेंगे तो ज्यादा फोर्स इस तरफ को लग रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किस तरफ होगी, इस तरफ को होगी, क्योंकि ये इस वाले फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम देखेंगे तो नेट फोर्स कितना दिख रहा होगा, 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, क्योंकि 10 और 5 यहाँ हम अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा और डायरेक्शन किसकी बचेगी, जो ग्रेटर फोर्स है, जो बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में वो लग रहा होगा। तो 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। मतलब ये थे अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स जब लगता है तो उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स है, मतलब टोटल फोर्स जैसे यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर टोटल फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ का अगर टोटल फोर्स निकालोगे तो 5 न्यूटन का लिखा है। टोटल फोर्स निकालना है तो बड़े मैग्नीट्यूड वाले फोर्स में से छोटे वाला माइनस कर देना। तो नेट फोर्स तुम्हारा 5 न्यूटन का दिख रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स की वजह से टोटल फोर्स हमें कुछ दिखने को मिलता है ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपना मोशन को चेंज करता होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अगर वो रेस्ट पे होगा तो मूव करना शुरू करेगा इस फोर्स की वजह से, मतलब जहां पर भी बैलेंस फोर्स होते हैं वहीं पे ही हमारा रेस्ट के स्टेट में चेंज आने वाला है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन की स्टेट में भी चेंज आएगा। मतलब कि बैलेंस फोर्सेस की वजह से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते एक ऑब्जेक्ट की स्टेट में, पर अनबैलेंस फोर्सेस ही एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल सकते हैं, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को भी बदल सकते हैं, ओनली अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये हमारे दो तरीके के फोर्सेस हो गए, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसको एक एग्जांपल से देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, अब जैसे एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, ये एक का ये बोल देते हैं वुडन बॉक्स है एक हमारा, ठीक है। इसको रखा हुआ है हमने सरफेस पे, ये हमारा सरफेस है, ये दोनों कांटेक्ट में है, बस तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसका बॉटम है, ये इस बॉक्स का बॉटम है, और नीचे ये सरफेस फर्श है, सरफेस है, ठीक। अब ये इसका जो बॉटम है और जो नीचे का सरफेस है, दोनों क्या है, हमारे कांटेक्ट में, क्या है, दोनों कांटेक्ट में है। और फ्रिक्शनल फोर्स तभी आता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस होते हैं कांटेक्ट में, इसी वजह से इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वरना अगर दो सरफेसेस के ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा। अब क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, तो जैसे एक हमने इधर की तरफ को यहाँ से पुश लगाना शुरू किया उस डायरेक्शन में, समझ लो हमने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उस डायरेक्शन में, मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं किया, फोर्स तो हम लगा रहे थे तब भी ऑब्जेक्ट आगे को गया कि नहीं, उसका कुछ नहीं रीजन होगा। क्या रीजन होगा, इसका मतलब इसकी उल्टी डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसे आगे नहीं जाने दे रहा होगा, और वही जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब सुनिए, जब दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस होते हैं कांटेक्ट में, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है,
ठीक है, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सरफेस है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होते हैं ये कभी भी स्मूथ नहीं होते। अगर कोई भी, जैसे ये सरफेस है, ये शाइनी दिख रहा है, पर एक्चुअली इसको देखें तो ये भी स्मूथ नहीं है, इसमें भी छोटी 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 इरेगुलरिटीज, जैसे ये इरेगुलरिटीज है, ऐसी कुछ इरेगुलरिटीज हर सरफेस में देखने को मिलती है। तो दो सरफेस अगर कांटेक्ट में, तो ये दोनों इरेगुलरिटीज आपस में क्या हो जाएगी, इंटरलॉक हो जाएगी। अब जब ये ऊपर वाला वुडन ब्लॉक्स का सरफेस था, तो अगर ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ये इरेगुलरिटीज जो है एक आपस में क्या हो गई है, इंटरलॉक। ये आपस में इंटरलॉक हो गई है, उस वजह से फोर्स लगा रहे हैं पर ये आगे नहीं जा रहा। पर ऐसा नहीं है कि ये कभी भी नहीं जाएगा आगे। अगर हम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दें, किससे ज्यादा, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो आगे मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब मूवमेंट तो होगी, मूवमेंट होगी, पर कब, जब हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से थोड़ा ज्यादा लगे। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स तुम समझ गए, कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। ऑलवेज ये होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जिस भी डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये बात याद रहनी चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा, जैसे फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो मेरा ये अप्लाइड फोर्स है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स तभी ओरिजिनेट होता है, तभी लगता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन या अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि हमारा सरफेस कैसा है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, सरफेस ज्यादा रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। मतलब कि रफ सरफेसेस जो होते हैं उनमें इरेगुलरिटीज तुम्हारी ज्यादा मिलेगी तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो मोशन और कम हो पाएगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स वहां पर ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस से, तो मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, अब मैंने कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, मान लेते हैं इस फोर्स को वैल्यू देते हैं, मैंने 5 का फोर्स लगाना शुरू किया। ठीक है, तो मेरा जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा था। इसका मतलब नीचे लग रहा होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि F के नीचे R लिख दिया है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। FR मतलब हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब इस 5 न्यूटन वाले फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये इसे बैलेंस कर दे रहा होगा, और बैलेंस अगर हो जा रहे हैं फोर्स इस, तभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि अगर फोर्सेस हमारे बैलेंस्ड होते हैं तो ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो रेस्ट पे ही रहेगा। फिर मैंने इसका फोर्स जो है 5 से कर दिया 6 न्यूटन का, अभी भी ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स दोबारा इसे बैलेंस कर ले रहा होगा, क्योंकि अभी मैं जो अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ वो फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले छोटा है। अभी जो मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले छोटा है। पर अगर मैं इसी बॉक्स में अप्लाइड फोर्स लगाऊं और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, पर इस केस में अब मैंने पहले 5 का लगाया फिर थोड़ा और बढ़ाया, पर दोनों में ही मूवमेंट नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स दोनों को ही बैलेंस कर ले रहा था, क्योंकि उसकी वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा थी। पर अगर मैं बोलूँ कि मैंने अब एक ऐसा अप्लाइड फोर्स लगा दिया है जो कि किसके मुकाबले ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले ज़्यादा मैंने फोर्स लगा दिया उस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट आगे मूव करने लग जाएगा। क्योंकि उस केस में फोर्सेस क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड। उस फोर्सेस में फोर्सेस क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड, क्योंकि इस बार फोर्स देखो ये ज्यादा है ये कम, तो नेट फोर्स जो होगा उस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इसने इसको कट कर दिया होगा और अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में, तो मोशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और तुम उसमें फोर्स लगा रहे हो तो मूव नहीं कर रहा है, तो उसका कारण क्या होगा कि जो हमारा सरफेस है वो उसे फ्रिक्शनल फोर्स, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, इस वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। तो ये तो था हमारा सिंपल सा फ्रिक्शन फोर्स। और पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल पर आप पेडलिंग कर रहे हैं, पर कुछ समय बाद हमने पेडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल रुक जाती है अपने आप ही, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। क्यों रुकी?
फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तुम्हारा मोशन किधर की तरफ हो रहा था। अगर ये साइकिल का टायर है, मान लेते हैं ये टायर है, तुम्हारा मोशन किस तरफ हो रहा था, आगे की तरफ को, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ को लगेगा, पीछे की तरफ को। ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारा मोशन रुक गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में, अपने मोशन को मेंटेन करके रखना है, मतलब मोशन में रहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिफॉर्म मोशन में रहना है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, मैं ये कह रहा हूँ अगर मोशन में रहना है, और मोशन के लिए भी अगर मैं बोलूँ, एग्जैक्ट बोलूँ, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखना है तो उस पर लगातार फोर्स अप्लाई होना चाहिए, वरना वो रुक जाएगा। क्योंकि लगातार फोर्स भी कैसा, अनबैलेंस फोर्स, लगातार अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होना चाहिए, तब जाके वो अपने मोशन को मेंटेन करके रखेगा। वो भी कैसा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखेगा, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन तो तब भी मेंटेन था। अगर मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा था और ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड इस पे लगातार लग रही है। ठीक, अब मैंने इस पे इस तरफ को फोर्स लगाया, आगे की तरफ को फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और जो मेरा नीचे की तरफ, नीचे से फ्रिक्शन लग रहा था ना इस तरफ, वो भी 5 न्यूटन का ही था। ठीक है, मतलब मेरे इस पे जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसे फोर्स, सॉरी अनबैलेंस्ड बोलो, बैलेंस्ड फोर्स है। कैसे बैलेंस्ड, मतलब 5 न्यूटन का उधर लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का ही लग रहा है, मतलब यहाँ पर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, तो अभी बताया था, तो अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तो ऑब्जेक्ट जो है अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा, वो जो मोशन कर रहा था वही करता रहेगा, उसी यूनिफॉर्म मोशन को 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा था वही मोशन को लगातार कंप्लीट करेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर मेंटेन रखना है तो वहां पर हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स लगना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगेगा मतलब एक्सेलरेशन हो रहा होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, मतलब वेलोसिटी सेम तो नहीं रही होगी, बढ़ रही हो घट रही होगी, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब ये सब था चैप्टर के इंट्रो में था। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि हमारा सीधे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले न्यूटन ने दिए थे 3 लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब ऐसे लॉज जो मोशन के लिए अप्लाई होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो उस पर वो लॉ लगते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं वो न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आइडिया कहाँ से आया था। आइडिया जो इसका आया था वो आता है गैलीलियो से। ठीक है, ये भी एक हमारा साइंटिस्ट थे गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्वेशन करी, उनने ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन में, अभी इंक्लाइन प्लेन है और एक मार्बल लिया, वो यहाँ रखा और उसे छोड़ दिया। तो जब ये मार्बल छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। अब नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ी, क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रही थी, स्पीड बढ़ी, इंक्रीज होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद वो जब ऊपर जाना शुरू किया, मान लिया उसे ये हाइट से छोड़ा था, ये है h हाइट से, तो जब ये ऊपर गया होगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज होने लगी होगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि ये हमारा आइडियल, मतलब बोल रहे हैं कि ये हमारा जो भी प्लेन है ये स्मूथ नहीं है, रफ ही होगा, या कोई सा भी प्लेन हो फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, इस वजह से यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी नीचे आते आते, और ऊपर आते जाते जाते क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। अब वेलोसिटी घटने लगेगी तो हो सकता है कि वो इतनी हाइट तो मेंटेन ना करे अपनी, कि जितनी हाइट से उसे छोड़ा था उतनी हाइट तक तो नहीं पहुंच पाएगा, मतलब उसकी हाइट अब जो होगी वो थोड़ी सी घट जाएगी, फिर वो वापस नीचे आएगा, फिर उसकी हाइट घट जाएगी। तो उसने ये देखा अगर फ्रिक्शन वाले हमने इंक्लाइन प्लेन्स लिए तो वहां पर जब हम एक मार्बल को छोड़ रहे थे
तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी और ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी फ्रिक्शन की वजह से। तो इसी वजह से उसकी हाइट जो थी, जिस हाइट पर हमने छोड़ा था, वो हाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो इसने फिर क्या किया, इसने ऐसे प्लेन्स लिए, ऐसे स्लोप्स बनाए जो कि क्या थे, फ्रिक्शनलेस थे। ऐसे स्लोप्स क्रिएट करे जो कि कैसे थे, ये फ्रिक्शनलेस वाले हैं। और ये फ्रिक्शनलेस स्लोप है, ठीक है। ये आइडियल है, आइडियल कंडीशन दे रखी है, पर ऐसा अगर हम देखें तो रियलिस्टिक में, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्लेन फ्रिक्शनलेस। तो ये फ्रिक्शनलेस प्लेन में क्या किया उसने, फिर मार्बल को छोड़ा। अब मार्बल को छोड़ा, मार्बल नीचे गया। अब मान लो उसने यहाँ पर ना एक प्लेन स्लोप लिया जो 60 डिग्री के एंगल पे था, और यही यहाँ पर एक स्लोप बनाया, ये डिक्लाइन वाला है, इंक्लाइन स्लोप जो बनाया वो भी 60 डिग्री पे ही बनाया, मतलब एंगल्स इक्वल हुए पहले केस में। तो ये बॉल को उसने एच हाइट से अगर छोड़ा था, ये सॉरी मार्बल को एच हाइट से छोड़ा था, वो नीचे आया, फिर वो मार्बल ऊपर गया। तो जब वो मार्बल ऊपर गया ना, तो उसने उतनी हाइट अटेन करी जितनी हाइट से उसे छोड़ा था। अगर उसे एच हाइट से छोड़ा था तो उसकी वापस से एच हाइट हुई, फिर वो नीचे आया, फिर दोबारा एच हाइट तक गया, मतलब सेम हाइट। इसने इंक्लाइंड एंगल सेम रखा, फ्रिक्शन लेस स्लोप रखे, तो जिस हाइट से इसने छोड़ा था ये उसी हाइट तक पहुंचे। फिर दोबारा आया, फिर दोबारा उसी हाइट तक गया, फिर उसी हाइट तक गया, मतलब इसने अपनी हाइट को सेम रखा, छोड़ा था। फिर उसने सेकंड केस क्या किया, एक और फिर उसने ऑब्जर्वेशन दे दी। फिर उसने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, स्लोप का एंगल, इसे धीरे धीरे करके घटाना शुरू किया। अब 60 डिग्री था तो मान लो इसने उसको कर दिया 45 डिग्री, थोड़ा सा घटा दिया। अब फिर यहाँ से दोबारा छोड़ा, इस वाले स्लोप के एंगल को नहीं घटाया, तो छोड़ा। तो अब जैसे इसे छोड़ा तो ये वापस से एच हाइट से छोड़ा होगा, तो यहां से नीचे आया, फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, गया। फिर इसने क्या किया, दोबारा से उतनी हाइट अटेन करी जितनी हाइट से इसे छोड़ा था, पर इसे उतनी ही हाइट को अटेन करने के लिए, मतलब ये वापस से यहीं उसी हाइट पे आया जिस हाइट से इसे छोड़ा था, ये वहीं पहुंचा, पर इसे वही हाइट तक पहुंचने के लिए जितनी दूरी यहाँ चली थी उससे ज्यादा दूरी चलनी पड़ी है। मतलब इसने लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतनी हाइट को अटेन करने के लिए, उस एच हाइट को अटेन करने के लिए इसने एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब अगर हम फ्रिक्शनलेस वाले लेते हैं तो इसमें, अगर हम फ्रिक्शनलेस प्लेन लेते हैं, स्लोप लेते हैं, तो इस केस में हमारे फोर्सेस क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। इसी वजह से यहाँ देखा गया कि जिस हाइट से छोड़ा था ये उसी हाइट तक पहुंचा, और उस हाइट तक पहुंचने के लिए इसने चाहे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया पर पहुंचा वहीं तक। फिर इसने और प्लेन ऑफ इंक्लाइंड एंगल को घटाया, तो दोबारा से वही देखने को मिला कि ये जिस हाइट से छोड़ा था उतने पे ही गया, पर इसने दूरी ज्यादा ट्रेवल करी। फिर इसने लास्ट केस में क्या किया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, मतलब इस वाले एंगल को घटा के जीरो ही कर दिया। मतलब ऐसा हो गया, मार्बल को यहां से छोड़ा, फिर ये मार्बल ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसे एच हाइट से छोड़ा था, अब फ्रिक्शनलेस स्लोप पे भी मार्बल को छोड़ रहे हैं, तो वो उस हाइट को अटेन करने के लिए कितनी भी दूरी तय कर रहा है, पर वो चाहता है उसी हाइट पे जाना, ठीक है, बैलेंस फोर्सेस है। तो जैसे ही उसने इसको यहां से छोड़ा था, एच हाइट से छोड़ा था, अब ये वापस से एच हाइट पे कब पहुंचेगा, तो सीधा बना दिया, अब एच हाइट पे तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये एच हाइट को अटेन करने के लिए लगातार ही चलता गया, कभी रुका ही, ये मार्बल रुका ही नहीं, फॉर एवर। अगर हम आइडियल कंडीशन से, तो ये मार्बल फॉर एवर लगातार चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये कभी इस हाइट पे अटेन कर ही नहीं पाएगा। पर ये चाहता है इस हाइट तक जाना, तो ये लगातार जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर फोर्सेज हैं बैलेंस फोर्सेज। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पर कैसे फोर्स है हमारे, बैलेंस फोर्स। और जब हमारे फोर्सेस होते हैं बैलेंस, तो हमारा मोशन में कोई चेंज आता नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन में था, जैसे भी मोशन में था ये वही मोशन करता रहेगा, ठीक है। ये अपने मोशन को बदलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैसा था, बैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन लेस था, फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है,
तो हमारे फोर्सेस कुछ भी नहीं है, ठीक है, बैलेंस फोर्सेस हैं। इसका मतलब ये अपने मोशन को, जो भी यूनिफॉर्म मोशन ये कर रहा है, जो भी तरीके का मोशन कर रहा है, ये अपने मोशन को अभी चेंज नहीं करना चाहेगा। तो ये था गैलीलियो का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब ये उनका एक्सपेरिमेंट था, उनने जो ऑब्जर्वेशन ली, फिर ये इनके आइडियाज को यूज करके न्यूटन ने अपने लॉज बनाए, ठीक है, इनके आइडियाज को यूज करके। अब इनके ये आइडिया को यूज करके इसने फर्स्ट लॉ बनाया था। तो देखते हैं, तो इसके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, न्यूटन ने उसकी ऑब्जर्वेशन ली और ये बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन में जो भी वो कर रहा है, वो तब तक नहीं बदलना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, वो अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को भी नहीं बदलेगा, रेस्ट को भी नहीं बदलेगा। मतलब इट स्टेट्स दैट, ये लॉ हमें बताता है, एन ऑब्जेक्ट will remain in state of rest or of uniform motion in straight line कब तक, unless, जब तक, unless compelled by an applied force। applied force बोल दो, external force बोल दो, एक ही बात है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है अपने तब तक रेस्ट पे रहेगा, तब तक यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगता है। अगर अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स सारे जीरो हो रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस हैं, तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज करेगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को नहीं चेंज करेगा। इतनी देर से हम यही बात करते हुए आ रहे हैं। तो गैलीलियो के आइडियाज को यूज करते हुए इन्हें ये दिया, दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें एक और टर्म मिली। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें मिला ही मिला, हमें एक टर्म और मिली, वो थी इनर्शिया। इसमें हमें एक टर्म मिली जिसका नाम है इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या है, अब जो ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वो रेस्ट पे है, तो अभी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, उसको कोई पुश नहीं कर रहा है, तो अगर मैं उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ तो बॉल वैसी की वैसी पड़ी रहेगी ना, रेस्ट पे ही रहेगी ना, अपने आप तो मोशन शुरू करने नहीं लगेगी। मतलब वो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है जिससे कि वो अपने मोशन को चेंज नहीं करना चाह रही है, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, वही नेचुरल टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। देखो, इट इज द natural tendency of an object to resist change in its state of rest or of motion। मतलब ये एक नेचुरल, एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो उस पर पहले से ही होती है, हमने दी नहीं है, ठीक है, जिससे कि क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने से रोकती है या मोशन को चेंज होने से रोकती है। तो इनर्शिया एक टर्म मिली हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से,
गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट आपको समझ ही आ गया होगा। नेक्स्ट अब इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया हम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस तुमने करा होगा। जैसे कि इसके डेली लाइफ एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम समझा ही देते हैं इसे। हम कार में बैठे, सीट पे बैठे हुए, कार अभी रेस्ट पे थी, उसकी स्पीड अभी वेलोसिटी अभी 0 थी। जैसे ही वो एकदम से स्टार्ट हुई तो हमें क्या होता है, सडन हम पीछे की तरफ को जर्क लगता है, धक्का सा लगता है पीछे की तरफ को। तो ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हम जब बैठे थे तो हम तो रेस्ट पे थे ना पहले से ही। कार के इंजन में फोर्स लगा, इंजन की वजह से फोर्स लगा, कार तो आगे जाने लग गई। अब कार आगे जाने लगी, हमारे पैर थे कार के फ्लोर से अटैच्ड, तो इसी वजह से हमारे पैर तो चले गए थे कार के साथ मोशन में, पर जो हमारी अपर बॉडी थी वो अपने मोशन ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहती थी। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उसकी वो नेचुरल टेंडेंसी है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज करना चाहती। तो अपर बॉडी जो थी वो मोशन में गई नहीं, वो रेस्ट पे थी, इसी वजह से वो यहीं थी। पर कार जैसी आगे गई तो हमारे पैर तो आगे चले गए, पर जैसे हमारे पैर ये हैं तो पैर तो आगे चले गए, पर अपर बॉडी तो पीछे ही रह गई। तो इसी वजह से हम सडन पीछे को जर्क होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस टाइम पे जो इनर्शिया वो दिखा रहा है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है हमारा, अब कार या बस में तुम ट्रेवल कर रहे हो तो अभी वो बस जो है मोशन में है, बैठे हुए सीट पे या तुम खड़े जैसे भी। अब तुम्हारे अटैच दोबारा बस के फ्लोर से है। अब बस जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से तुम्हारी बॉडी अभी उसी वेलोसिटी में, उसी सेम मोशन में तुम्हारी बॉडी है, ठीक। अब जैसी सडन बस में ब्रेक लगे तो हमारे जो पैर थे वो तो रेस्ट में आ गए, क्योंकि वो बस के साथ अटैच थे, तो वो तो रेस्ट में आए, हमारे पैर रेस्ट में आए। पर हमारी जो अपर बॉडी थी वो तो अभी भी आगे की तरफ को ही मोशन कर रही थी ना, वो तो अभी भी आगे की तरफ को ही जा रही थी। तो पैर तो हमारे रेस्ट में आ गए पर अपर बॉडी आगे चली गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती थी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब हमारी बॉडी मोशन में थी, वो अपने मोशन को नहीं बदलना चाह रही है, इसी वजह से हम सडन आगे को धक्का लगता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन में चेंज जैसे डायरेक्शन चेंज आता तो तब कैसा जर्क लगता है। तो जैसे हम कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, अब अभी कार सीधी चल रही थी, मतलब हमारी बॉडी भी स्ट्रेट, हमारी बॉडी का भी डायरेक्शन ऑफ मोशन था सीधा, स्ट्रेट था। पर जैसे ही सडन उसमें टर्न लिया उसने, मान लो इस तरफ को टर्न लिया उसने, तो हमारी बॉडी जो थी वो भी इस टेंडेंसी, यहाँ जाने की टेंडेंसी में थी, ठीक है। पर हमारे पैर जो थे वो गाड़ी की फ्लोर से अटैच थे, तो पैर तो इस तरफ चले गए, पर हमारी अपर बॉडी जो थी वो किस तरफ ही जाना चाहती थी, इस तरफ। तो पैर इधर रह गए पर अपर बॉडी तो इस तरफ जाना चाहती थी, इसी वजह से सडन हम इस तरफ को जर्क लगता है, मतलब थोड़ा इस तरफ को धक्का लग जाता है। दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। मतलब ये इनर्शियाज के एग्जांपल हो गए सिंपल, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है वहां से पढ़ लेना लाइन बाय लाइन। मैंने जो पढ़ा है इसे देख लेना, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी को रीड करने में लाइन बाय लाइन सब कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल है इसमें इनर्शिया की ग्लास है, ठीक है। ग्लास के ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड सा रखा है, ठीक। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन है। हमने क्या किया, यहाँ से इसको उधर की तरफ को धक्का दिया, इस कार्डबोर्ड को बहुत तेज ऐसे ऐसे करके मारा उस तरफ को, तो कार्डबोर्ड तो उस तरफ चले जाएगा। पर ये जो कॉइन था वो तो भी रेस्ट पे था ना, कॉइन तो रेस्ट पे था, तो कॉइन स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि मैंने फोर्स तो उस पर लगाया नहीं, ठीक है। तो वो तो रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब ये जो कार्डबोर्ड है ये तो आगे को चले जाएगा, पर कॉइन यही रहेगा, इस वजह से कॉइन जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इनर्शिया की वजह से होता है, इनर्शिया समझ में आया। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, या इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया डिपेंड करता है हमारा, inertia depends on mass of an object। inertia जो होता है एक बॉडी का वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या वजन होगा।
जो ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब जिनका मास कम होता है उनका इनर्शिया भी कम होगा। मतलब इनर्शिया जो है वो मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। तभी देखो जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको धक्का लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों? उनको उनको मूवमेंट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट अपना नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, और इनर्शिया भी जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, वो जो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है इनर्शिया वो ज़्यादा है। इसी वजह से उनकी वो स्टेट ऑफ रेस्ट या जो भी मोशन है उन्हें चेंज करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये तुम्हारा इनर्शिया टॉपिक हो गया।